Hey everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 14th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी इंडेक्स दैट हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट एक न्यू स्कीम लॉन्च किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर जितने भी स्टेट के पुलिस फोर्सेस हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी पुलिस फोर्सेस है, सबको मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्जैक्टली स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर मॉडर्नाइजेशन को लाया जाएगा और कौन कौन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज को यहाँ पर हम काफी डिटेल के अंदर इसको समझेंगे। थर्ड, जो ये वाला जो न्यूज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हिपोक्रेटिक ओथ वर्सेस चारक ओथ जो है उसके बीच का जो यहाँ पर एक टाइप का डायलेमा और डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है इंडिया के अंदर, उस चीज के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर डील करता है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे एक्जैक्टली क्या है। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट एक रिसेंटली एक न्यूज आइटम आया है जहां पर 54 चाइनीज एप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है। नाउ देखिए, ऐसा कोई भी न्यूज अगर आएगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी होती है। देखिए, दिस इज अ न्यूज आइटम। यहां से हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए काम का ये है कि इस पर्टिकुलर ऐप को अगर बैन किया जाता है तो इंडिया कौन से लॉ को या फिर कौन से एक्ट को यहाँ पर रिवोक करता है, किस पर्टिकुलर एक्ट को यूज करके इन सारे के सारे ऐप्स को बैन करता है। ठीक है, तो वो सब हमारे काम का हो जाता है, तो उन चीजों को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि 2021 के अंदर रिसेंटली आया है। नाउ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली डेमोक्रेसी इंडेक्स को निकालता कौन है। ठीक है, और दिस जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स वाले पार्ट में। तो आपको ध्यान रखना है, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इट इज रिलीज बाय ईआईयू, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक बॉडी होती है, वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालता है। ठीक है, और ये हर साल निकाला जाता है। तो जो रिसेंट निकाला गया है उसके अंदर टोटल 165 कंट्रीज को यहाँ पर मेजर किया गया है, मतलब 165 कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उन हर एक कंट्री के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसी को चेक किया गया है कि उनका जो कंट्री है उसके अंदर डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रेंथनिंग है या फिर कितनी वीक हो रही है। टोटल 5 पैरामीटर्स को यूज किया गया है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दीस 5 पैरामीटर्स बिकॉज ये पैरामीटर्स कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ देते हैं प्रीलिम्स में। जब यहाँ पर जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं वहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो एक पैरामीटर है या फिर नहीं है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या वो डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग कर रही है या फिर वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है। सेकंड चेक किया जाता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस कितना फेयर और कितना फ्रीली हो रहा है, और जो प्लूरलिज्म का कंसेप्ट है वो कितना ज्यादा अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है। नाउ व्हाट इज प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो इसे कह सकते हो आप मल्टी पार्टी। ठीक है, मल्टी पार्टी जहां पर एक सिंगल, मतलब ऐसा ना हो कि जो सिटीजंस है उनके पास चॉइस ही ना हो। देखिए, इलेक्शन कराना, बट इलेक्शन के अंदर चॉइस भी तो होनी चाहिए ना। मान लीजिए कि अगर कल को इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं बट आपके पास कोई चॉइस नहीं है, हर एक जगह पर सिर्फ आपका एक ही कैंडिडेट, अगर एक ही कैंडिडेट वहां से मतलब कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो क्या आपके पास कोई भी चॉइस होगा? मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर होने के बावजूद भी आपका जो चॉइस है वो नहीं होगा, उसके कारण आपको प्लूरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ, यानी कि इलेक्शन के साथ साथ यहाँ पे प्लूरलिज्म होना भी जरूरत है। मतलब एक से ज्यादा लोग जो है वहां पर सेम सीट के लिए कंटेस्ट करना चाहिए और आपके पास चॉइसेस होने चाहिए। उन चॉइसेस में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सिंपल शब्दों में कितने लोग जो है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो वोटिंग वगैरह होती है, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सिटीजंस का पार्टिसिपेशन कितना स्ट्रांग है। फोर्थ इज सिविल लिबर्टीज। लिबर्टी का सिंपल सा वर्ड अगर आप देखिए मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, तो जो सिविल लोग हैं, जितने भी सिविलियन लोग हैं, उनको कितनी ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। और फाइनली जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब जो नेता लोग हैं जितने भी, वो लोग कितने अच्छे तरीके से काम वगैरह करते हैं स्पेशली जो डेमोक्रेटिक फील्ड है उसके अंदर। ठीक है, तो इन सब चीजों को यहाँ पर चेक करके मालूम किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है या फिर कितनी डेमोक्रेटिक नहीं है। नाउ इस साल जो रिसेंट रिपोर्ट आया है वो नॉर्वे इसने टॉप किया है। नाउ देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स होती है उसको हमेशा 10 के मार्क्स के अंदर मेजर किया जाता है, मतलब हर एक कंट्री को 10 के मतलब आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्वे ने जो टॉप किया है उसको 9.75 मिले हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट है। नॉर्वे की बाद जो सेकंड आई है दैट इज न्यूजीलैंड, थर्ड इज फिनलैंड, फोर्थ इज स्वीडन एंड फिफ्थ इज आइसलैंड। नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर द टॉप 5, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द टॉप 2। ठीक है, अगर आपको नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड पता है दैट इज एनफ। ठीक है, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए। अब नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि जो सबसे नीचे इस बार कंट्री आई है, और ये बहुत ही ऑब्वियस था कि ऐसा लग रहा था कि यही कंट्री होगी, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो स्कोर है टोटल दैट इज नॉट इवन 1, इट इज अराउंड 0.32 आउट ऑफ 10। ठीक है, और इतना इसका रिपोर्ट आया है, मतलब इतना इसका स्कोर है, और दैट है, और इसके कारण ये जो अफगानिस्तान है ये सबसे नीचे वाली कंट्री बन गई है, मतलब डेमोक्रेसी के फील्ड में।
ऐसा क्यों बनी है ये हमें मालूम है, बिकॉज तालिबान ने पिछले साल 2021 के अंदर अगस्त वाला जो टाइम चल रहा था उस टाइम अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर कर लिया था, और उसी कारण जो उनका जितना भी जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, यानी कि जो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उससे पहले चल रही थी, उन सबको वहां पर हटा दिया गया था। ठीक है, उसी कारण एक ऑटोक्रेटिक या फिर एक आप कह सकते हैं एक टाइप का डेस्पोटिक गवर्नमेंट जो है वहां पर अभी अफगानिस्तान के अंदर है, उसलिए उसका जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स का रैंक है वो बहुत ज्यादा नीचे हो गया। नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो लास्ट ईयर जो सबसे नीचे वाले पोजीशन पे था, दैट वाज नॉट अफगानिस्तान, दैट वाज नॉर्थ कोरिया। यानी कि पिछले साल नॉर्थ कोरिया था सबसे नीचे वाले पोजीशन पे, बट इस साल नॉर्थ कोरिया को हटा करके अफगानिस्तान सबसे नीचे वाले पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कुछ कंट्रीज की यहाँ पर अलग से बात की गई है जिन्होंने इंप्रूवमेंट शो किया है। नाउ उस कंट्री के अंदर देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट शो किया है, बट यू नीड टू रिमेंबर जस्ट सिंगल कंट्री, दैट इज इंडिया। हमारी कंट्री ने भी इस पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। देखिए अगर आप लास्ट ईयर का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स उसको समझेंगे तो हमारी रैंकिंग कहीं ना कहीं खराब हो गई थी। ठीक है, बट इस बार हमने अपनी रैंकिंग को फिर से इंप्रूव किया है। हमने एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर काफी अच्छा यहाँ पे रैंकिंग किया है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग अगर आप इस बार देखेंगे तो 46 है। अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल समझिए कि इंडिया की रैंकिंग 46 है। अब देखिए अगर आप जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है अगर आप उसको समझेंगे तो ऐसा माना जाता है कि टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें से 1/3 जो लोग हैं, मतलब टोटल जितने भी कंट्रीज हैं सब मिलाकर वो 90+ कंट्रीज हैं, उन सब की 1/3 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन रूल के अंदर रह रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ 2/3 लोग ही ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, जहां पर लोगों को प्रॉपर राइट्स वगैरह मिलते हैं, उनके पास प्रॉपर राइट्स होते हैं कि वो डिफरेंट काम को फ्रीली कर सकते हैं, मतलब उनको फ्रीडम मिलती है। अराउंड 1/3 ऐसे कंट्रीज है, ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं हैं अथॉरिटेरियन रूल के अंदर रह रहे हैं, मतलब जहां की जो गवर्नमेंट है वो उनको किसी भी चीज को प्रॉपरली करने का कोई भी प्रॉपर परमिशन नहीं देती है। ठीक है, अब 6.4% ही ऐसी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की जो कि फुली डेमोक्रेसी में रह रही है। ठीक है, एंड इसके अंदर एक ऑब्वियसली इंडिया भी आता है, इंडिया को भी एक टाइप का फुल डेमोक्रेसी माना जाता है। और अगर आप टोटल अभी ग्लोबल डेमोक्रेसी का स्कोर देखेंगे, देखिए जैसे हमने पीछे यहाँ पर देखा था कि जो नॉर्वे है जिसने टॉप किया उसका टोटल स्कोर कितना है 9.75, उस तरीके से अगर हमने एवरेज पूरे ग्लोबल लेवल का जो स्कोर निकाला है दैट इज अराउंड 5.28। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5.28 जो है ये वर्ल्ड का एवरेज स्कोर है, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड को इंक्लूडिंग दोस कंट्री जो कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंदर है उन सबको मिलाकर एक एवरेज स्कोर निकाला जाए कि पूरा वर्ल्ड हमारा कितना डेमोक्रेटिक है, तो उसने आउट ऑफ 10 हमारा स्कोर आया है 5.28। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब देखिए अब हम कुछ इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग देखते हैं। नाउ इंडिया की रैंकिंग जैसा मैंने आपको बताया 46 आई है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, और जो हमारा टोटल स्कोर था दैट वाज 6.91। अगेन यू नीड टू रिमेंबर द ट्रेंड, पिछले साल से हम यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो हमने देखा कि यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं जैसे हमने पीछे बात की। अब देखिए आपसे अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि इंडिया ने मतलब किस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर सबसे अच्छा किया है, तो जस्ट रिमेंबर कि इलेक्टोरल प्रोसेस वाला जो काम है हमारे, यानी कि जो हम इलेक्शन कराते हैं। देखिए इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने अभी तक इलेक्शन के अंदर डिफॉल्ट नहीं किया है, एंड थैंक गॉड, बिकॉज इलेक्शन इज वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है जो कि हमारे डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखी हुई है, और हमारी डेमोक्रेसी अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग इसीलिए है बिकॉज हम इलेक्शन टाइम टू टाइम करवा पाते हैं। सेकंड चीज, हमारे यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन होता नहीं है बट साथ ही साथ हमारे पास अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इसके कारण हमारे पास प्लूरलिज्म और जो इलेक्टोरल प्रोसेस का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा भी देखिए बाकी जगहों पर भी हमारे मार्क्स काफी अच्छे आए हैं, मतलब देखिए पॉलिटिकल कल्चर में 5 आए हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, सिविल लिबर्टीज में 6.18 आए हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में 7.22 आए हैं, एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट 7.5 आए हैं। बट द पॉइंट इज कि यू मस्ट रिमेंबर जस्ट वन, जो जिसके अंदर हमने सबसे ज्यादा किया। सो देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन या तो प्रीलिम्स के अंदर आपसे डायरेक्टली आ सकता है कि अमंग ऑल द पैरामीटर्स इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म के अंदर इंडिया हैज स्कोर्ड द बेस्ट, तो आपको डायरेक्टली पता है कि यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है किसी दूसरे तरीके से जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि अमंग द 5 पैरामीटर्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन द फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज बीन एडजस्ट द बेस्ट इन इंडिया, तो आपको पता है कि ये चीज रॉन्ग है बिकॉज फर्स्ट पे कौन है, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। सो दोनों ही केसेस में अगर आपको ये पता है कि टॉप पे कौन है तो यू विल बी एबल टू नो कि एग्जैक्टली कौन सा ऐसा रैंकिंग, मतलब कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसमें इंडिया सबसे ऊपर है और किसमें ज्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रैंकिंग एंड जस्ट रिमेंबर कि इंडिया किस पर्टिकुलर चीज में सबसे ज्यादा मतलब उसने स्कोर किया है। ठीक है, अब जब भी इंडिया का क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो इट इज ऑलवेज सीन कि जब भी इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है तो हमेशा जो आसपास की कंट्रीज होती है ना उनमें से किसी की रैंकिंग पूछी जाती है। सो आई हैव ट्राइड टू अक्यूमुलेट कुछ और रैंकिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब उनसे आपसे पूछ सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 46। नाउ व्हाट द क्वेश्चन विल बी इन प्रीलिम्स इज कि आपसे पूछा जाएगा कि एक टाइप का कंपैरिजन पूछा जाएगा। कंपैरिजन इस तरीके से कि चाइना हैज डन बेटर देन इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स, या फिर पाकिस्तान हैज डन बेटर, या फिर भूटान हैज डन बेटर। तो आपको अगर आपको एक बेसिक आइडिया पता है कि एग्जैक्टली कौन सी कंट्री हमसे ऊपर है, कौन सी कंट्री आपसे नीचे है, तो हमारा आइडिया मतलब तो हमारा जो मेन काम है वो हो जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर कि इंडिया का मेन रैंकिंग क्या है, इंडिया की मेन रैंकिंग 46 है। अब देखिए इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं उनको हम देखते हैं। चाइना का यहाँ पे रैंकिंग है 148, वे बिहाइंड। ठीक है, हमसे बहुत पीछे है। म्यांमार का देखिए 166, अगेन वे बिहाइंड। नेपाल 10 मतलब 1000 के बाहर है,
अगेन बाहर पाकिस्तान 104 पे है, भूटान 81 पे है, बांग्लादेश 75 पे है, श्रीलंका 67 पे है, ठीक है। सॉरी देखिए दिस इज 1000 नहीं है, 101 है। ऑलराइट, अब देखिए जितने भी यहाँ पर रैंकिंग्स हो गए आपने देख लिया कि इंडिया यहाँ पर सबसे आगे है। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, अगर आपसे पूछा जाता है कि भूटान इज हेड ऑफ इंडिया, दैट इज रॉन्ग। अगर पूछा जाता है पाकिस्तान इज हेड ऑफ इंडिया, रॉन्ग, ठीक है। कोई भी अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आसपास के जितने भी नेबर्स है, अगर आपने से कोई भी मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे आर हेड ऑफ इंडिया, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स के अंदर, दैट विल बी रीजन वाइज। तो रीजन वाइज देखिए, अगर आपको इंडिया का अगर आप जैसे सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो यू विल बी आस्क्ड मेनली अबाउट एशिया, ठीक है। आपसे एशिया के बारे में पूछा जाएगा, या तो आपसे एशिया के बारे में पूछा जाएगा या फिर जो टॉप पे है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर कि टॉप पे कौन है, नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका के बाद सेकंड पे आता है वेस्टर्न यूरोप, थर्ड पे आता है लैटिन अमेरिका, फोर्थ पे आता है एशिया। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि फर्स्ट पे नॉर्थ अमेरिका है और सेकंड फोर्थ पे एशिया है। सो एशिया जो है वो फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे भी नहीं है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड लास्ट पे भी नहीं है, यानी कि फोर्थ पे इसका मतलब लास्ट पे भी नहीं है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस बन सकते हैं। तो सिंपल पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, जब भी आप यहाँ पर इंडेक्स कोई भी इंडेक्स कवर करो ना अपने प्रीलिम्स के लिए, तो हमेशा उसको एक जो एग्जाम का अप्रोच है उसके थ्रू आप हमेशा कवर करने की कोशिश कीजिए, जहां पर आपको इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया के आसपास की जितनी कंट्रीज है अगर उनमें से किसी की भी रैंकिंग इंडिया से बेटर है तो उसके मालूम होने चाहिए। और सेकंड चीज, अगर कोई रीजन वाइज रैंकिंग आई है तो उसमें आपको एशिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और भी इंडेक्स में कभी याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली एक चीज तो आपको याद होना चाहिए कि इंडेक्स रिलीज कौन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं जाएगा। यू कैन चेक आउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 15 साल, और इसके अंदर इसके अलावा मतलब इन 3 चीजों के अलावा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। यू कैन हैव ट्रस्ट ऑन मी ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। तो आप इस चीज को मतलब बाकी जितनी भी चीजें उसको पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। तो आपने जैसा देखा कि फर्स्ट पे कौन से है, नॉर्थ अमेरिका है, और एशिया जो है यहाँ पर 4th नंबर पे है। अब देखिए जितने भी डिफरेंट रीजन है उसमें सबसे लीस्ट कौन काम कर रहा है, दैट इज लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका वाला पार्ट जो है सबसे नीचे है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कंट्रीज है, 17 कंट्री के आसपास हैं, जैसे ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर इंडिया की रैंकिंग 46, ठीक है। इंडिया से आगे कोई भी आसपास का नेबरिंग कंट्री नहीं है, और एशिया की रैंकिंग 4th है, ठीक है, फर्स्ट नहीं है। ऑलराइट, ये हो गया हमारे जो फर्स्ट टॉपिक था, उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने काफी डिटेल में समझ ली। नो सेकंड चीज है उसको हम प्रॉपर्ली समझते हैं, दैट इज अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। अब देखिए जो हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया है पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करना। नाउ बिफोर स्टार्टिंग अगेन आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि इंडिया के अंदर टोटल 3 लिस्ट है, राइट। फर्स्ट इज कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जिसके अंदर जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है। स्टेट के अंदर ऐसी चीजें आती हैं जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है नॉर्मल केसेस में, और कंकरेंट लिस्ट ऐसी आती है जहां पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर आती है जिसके ऊपर तो सिर्फ यूनियन बनाएगा, बट द पॉइंट इज कि जो पुलिस वाला जितना भी रिफॉर्म्स आता है, देखिए जितने भी पुलिस वाला मैटर आता है सबके सब स्टेट के अंदर आता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो हाउ कैन अ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ ऑन पुलिस, ठीक है। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पुलिस से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस करने के लिए कोई भी लॉ नहीं बनाया जा रहा है, यहां पर उसको मॉडर्नाइज करने के लिए लॉ बनाया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक इट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट को मॉडर्नाइज करना, स्टेट की गवर्नेंस में हेल्प करना, एंड यूनियन गवर्नमेंट जो है वहां पर उस पर्टिकुलर लॉ को यूज कर रहा है जहां पर उसको ये पावर दी गई है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को मॉडर्नाइज करने में और स्टेट गवर्नमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एफिशिएंट मतलब उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। उस चीज को यूज करके यूनियन गवर्नमेंट यहां पर स्टेट की हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ऑल्दो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, बट इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसलिए कर रहा है बिकॉज वो उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, इस पुलिस के अंदर कोई भी लॉ चेंजेस नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, आप कभी भी इसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलराइट, अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज को अप्रूव कर दिया है कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस है उसके थ्रू एक स्कीम मतलब लाया गया है बेसिकली अगले 5 साल के लिए, ठीक है। जस्ट रिमेंबर अगले 5 सालों के लिए है, और इसका मेन काम क्या है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं सारे के सारे स्टेट्स के एंड सारे यूनियन टेरिटरीज के भी उन सबको मॉडर्नाइज कर रहा है, इंप्रूव करना है। टोटल मिला के 26,000 करोड़ ये एंटायरली पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इसमें से कोई भी पैसा स्टेट के द्वारा नहीं लिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कुछ पैसा स्टेट देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंटायर पैसा इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि एक्जैक्टली 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं, ठीक है। वन स्कीम इज कॉल्ड सेंट्रली देखिए वन इज कॉल्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड वन इज कॉल्ड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। देखिए जितने भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है ना, दे आर एंटायरली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे आर आल्सो उसके जितनी भी मैन पावर वगैरह होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट होती है, मतलब जो स्पॉन्सर्ड होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उसमें देखिए कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, और उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने का जितना भी मतलब जो दायित्व होता है, जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसको पूरी तरीके से फंडिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। बट यहाँ पर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब साथ में मिलकर फंडिंग करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करेगा। तो आपको याद रखना है ये वाली कौन सी है,
देखिए इसको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही फंडिंग कर रहा है, इसका मतलब है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, अब देखिए जो ये पर्टिकुलर स्कीम है इसके अंदर ये बोला गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी चीजें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर पुलिस के पास जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होंगी, फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल वगैरह है, इन सब चीजों को एक साथ यहाँ पर मॉडर्नाइज करने की बात की जाएगी अगले 5 साल के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस चीज को भी यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? देखिए सिंपल वर्ड्स में समझिए, अगर एक पर्टिकुलर क्रिमिनल को कैच कर लिया गया, मतलब उसको पकड़ लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उसका जो जस्टिस होता है, मतलब उसके बाद तो मेन चीज स्टार्ट होता है, राइट। उसको कोर्ट लेके जाना, उसके अगेंस्ट यहाँ पर एविडेंसेस कलेक्ट करने, और कौन कौन से यहाँ पर उसके अगेंस्ट प्रूफ्स वगैरह हैं उन सबको कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उस चीज को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, इसलिए इंडिया के अंदर एक फॉरेंसिक डिफरेंट टाइप के जो सेटअप्स वगैरह होते हैं उसको बनाने की बात की गई है। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फॉरेंसिक? फॉरेंसिक को आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, फॉरेंसिक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एविडेंसेस को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, देखिए जो ये हमारा जो स्टेट फोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप के, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 4800 करोड़ टोटल मतलब दिए हैं। मतलब देखिए टोटल यहाँ पर कितने रुपीज हैं? टोटल 2600 करोड़ है, उसमें से 4000 करोड़ स्टेट पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस ब्रेकअप कि किस में कितना पैसा दिया गया है, जस्ट रिमेंबर कि सारे का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया, और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं हम कहां पर पैसा लगाया गया है, ठीक है, मतलब सेलेंट फीचर्स कहां पे, मतलब कौन कौन से पार्ट को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो फॉरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर अपना खुद का एक फॉरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो कि अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा स्मूथ करने में हेल्प करेगा। इसके लिए सेंट्रल ने टोटल मिलाकर 2000 करोड़ के आसपास में पैसे दिए हैं। और इसके अलावा जितने भी जो इंसर्जेंसी से जो जितने भी रिलेटेड स्टेट्स थे, जैसे JNK हो गया, और जितने भी लेफ्ट विंग से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, इन सारे के सारे स्टेट्स को अराउंड 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगेन डोंट नीड टू रिमेंबर दिस पैसा एंड ऑल, जस्ट रिमेंबर कि देखिए यहाँ पर फॉरेंसिक साइंसेस, यहाँ पर कितना हो गया, जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि इंसर्जेंसी हो गया, फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के लिए पैसा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं, उन सबको यहाँ पर प्रॉपर्ली पूरी तरीके से कर्व करने के लिए, खत्म करने के लिए एक अलग तरीके से नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान बनाया गया है, ठीक है। और इस नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान नाम से पता चल रहा है कि नेशनल लेवल के जितने भी जो लेफ्ट विंग से जितने भी रिलेटेड जितने भी एक्सट्रीमिस्ट वगैरह होते हैं, उन सबको टैकल करने के लिए एक सिंगल पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए इन सब चीजों के लिए टोटल 6 स्कीम्स बनाई गई है, उन सबको मिलाकर अराउंड 8000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। और अगेन पैसों को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये पर्टिकुलर पैसा किस चीज के लिए है, ये लेफ्ट विंग से फाइट करने के लिए है। अब देखिए इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स वगैरह को स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, ताकि जितने भी ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जितने भी स्टेट्स हैं उनको अलग से पैसा दिया जा सके, वो अपने अपने पुलिस फोर्सेस को एक्स्ट्रा कुछ जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए उन सबको वो प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा हर एक स्टेट के अंदर अपने खुद के इंडिया के रिजर्व बटालियंस होंगे। देखिए एक तो हर एक स्टेट का अपना पुलिस होता है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खुद का कुछ रिजर्व बटालियंस होंगे जो कि जरूरत पड़ने पर जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक तो होंगे इंडिया रिजर्व बटालियंस, they will be called as IRBs, और एक होंगे SIRBs। what is this SIRB? सिंपल वर्ड्स में इसी इंडियन रिजर्व बटालियन का एक टाइप का अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे कहेंगे स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियंस, ठीक है। ये दोनों ही हर एक स्टेट के अंदर पाए जाएंगे, मतलब फॉर्म होंगे, और इनके लिए अराउंड 350 करोड़ रुपीस यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा नार्कोटिक्स कंट्रोल, देखिए नार्कोटिक को सिंपल वर्ड्स में समझिए ड्रग्स एंड ऑल, तो ड्रग्स को यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, जितना भी मिसयूज वगैरह होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 50 करोड़ रुपए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। अब देखिए इसके अलावा एक और जो डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो जितने भी पुलिस स्टेशन वगैरह हैं उनको इंटीग्रेट करने की बात की गई है। यहाँ पर बोला गया है जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे उनको एक जगह पे इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि जितने भी डेटाबेस वगैरह है, मतलब हर एक क्राइम का, क्रिमिनल का जितना भी रिकॉर्ड्स वगैरह है, वो सब के सब एक सिंगल जगह पर आ जाए, ताकि अगर एक पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे एक्चुअली हर एक जगह उसका डेटा जो है डायरेक्टली शेयर हो सकता है, ताकि किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ कोई भी पुलिसमैन या फिर कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मतलब देख सके और उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है। अब देखिए अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसको यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रिजन्स को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बहुत सारे जो प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स हैं, जितने भी फॉरेंसिक साइंस की लैबोरेटरीज हैं, सबको यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर एक स्टेप ये भी लिया गया है कि देखिए एक फॉरेंसिक साइंस का लैबोरेटरी बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो अमरावती नाम का प्लेस है ना वहां पर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि आंध्र प्रदेश का एक फ्यूचर कैपिटल होने वाला है अमरावती नाम का प्लेस, और इसी अमरावती के अंदर यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस का एक लैबोरेटरी बनाया जा रहा है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस जैसा मैंने आपको बताया ये इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करती है, एविडेंसेस ढूंढने में हेल्प करती है, कि हर एक चीज को ये प्रॉपर्ली बहुत ही डिटेल में चेक करती है। और सेकंड चीज देखिए इसके अलावा गुजरात के अंदर एक टाइप का फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि गांधीनगर के अंदर है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर अपग्रेड करना है। ये जो गुजरात का फॉरेंसिक साइंस का जो कॉलेज है, यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी है, इसका नाम क्या है? सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो आप नाम से समझ रहे हैं कि पटेल जो हमारे पटेल थे उनके नाम पर है ये, और ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी यानी कि फॉरेंसिक साइंस से डायरेक्टली रिलेटेड। इसके अलावा हमारे इंडिया का एक काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज
प्रेजेंट इन जो हमारा जयपुर वाला पार्ट है वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग वो सेक्टर्स है, ये सब अलग अलग वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एक्चुअली हमारी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये हेल्प करती है अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस उसको एक जगह पे लाने में, कलेक्ट करने में, ठीक है, इन सब चीजों के लिए करती है, इसलिए इन सबको यहाँ पर अपग्रेड करने की बात की जा रही है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको काफी डिटेल में समझ आ गया होगा एक्जैक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कहां कहां पैसे यहाँ पर खर्च कर रही है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हमें बात करनी है हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज एनएमसी, ठीक है। एनएमसी का मतलब होता है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन की रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी और उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर एनएमसी ने ये डिसाइड किया कि अभी तक क्या होता है। देखिए अभी तक क्या होता है, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे मतलब एमबीबीएस वगैरह कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर बनने वाले हैं, जो परस्यू कर रहे हैं डॉक्टर्स मतलब डॉक्टरी को, उनको एक ओथ लेना होता है। व्हाट इज द ओथ? ओथ आपको पता है, एक टाइप का शपथ ग्रहण करना होता है ताकि वो अपने डॉक्टर्स अपनी जितने भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है उनको प्रॉपर्ली फुलफिल करेंगे, राइट। उस चीज के लिए ओथ लेना होता है। नाउ इस ओथ के लिए जो ओथ यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट पर्टिकुलर ओथ इज यूज्ड, दैट थिंग इज कॉल्ड एज हिपोक्रेटिक ओथ, ठीक है। हिपोक्रेटिक ओथ क्या होता है? हिपोक्रेट्स नाम का एक पर्सन हुआ करता था, ठीक है। नाउ ये वेस्टर्न कंट्री का हुआ करता था, हिपोक्रेटिक मतलब हिपोक्रेट्स नाम के एक पर्सन हुआ करते थे। इन्होंने एक टाइप का ओथ दिया था काफी पहले, मतलब 18th सेंचुरी के आसपास में, 17th सेंचुरी के आसपास में इन्होंने काफी एक टाइप का ओथ दिया था और इसी पर्टिकुलर ओथ को लोग यूज करते हैं अपने एक टाइप का शपथ लेने के लिए। नाउ जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है उनका ये कहना है कि हिपोक्रेट्स जो थे उनको हटा करके हमारे इंडिया के एक पर्सन हुआ करते थे, उनका नाम था चारक, ठीक है। आपने चारक का नाम सुना होगा। नाउ चारक जो थे इंडिया के अंदर आयुर्वेद की स्टडी क्या करते थे, आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई थी, दैट किताब इज कॉल्ड एज चारक संहिता, ठीक है। तो जो चारक संहिता उन्होंने लिखा हुआ है ना, उसी चीज को यहाँ पर उसके अंदर भी एक ओथ लिखा हुआ है। जो डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप हिपोक्रेटिक ओथ को छोड़कर या चारक का जो ओथ है उसको लीजिए, ठीक है। तो ये मेन कमीशन है, मतलब मेन जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो ये बोल रहा है कि हिपोक्रेटिक ओथ को छोड़कर के जो चारक ओथ है उसको लेने की बात की जा रही है। बट इसके अगेंस्ट में एक दूसरी बॉडी आई है, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आपने इसके बारे में सुना होगा। ये हमारे मेडिकल एसोसिएशन का एक वॉलंटरी बॉडी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। नाउ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा जो ऑलरेडी जो चल रहा है, जो हिपोक्रेटिक ओथ चल रहा है उसी को चलने दो, चारक शपथ से उसको वो मत करो, मतलब चेंज मत करो, ठीक है। उसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए आईएमए के, अब हम पहले तो हम दोनों के वो समझते हैं, दोनों के एग्जैक्टली टर्म्स क्या है, मतलब क्या क्या वो बोल रहे हैं। तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनका ये बोलना है कि जो चारक शपथ है, जो चारक का जो शपथ है वो काफी पहले बनाया गया था, दैट वाज एक्चुअली फॉर्म्ड इन वैदिक टाइम्स, ठीक है। वैदिक टाइम्स में प्रेजेंट हुआ करते थे, उस टाइम बनाया गया था। वो मॉडर्न मेडिसिन के व्यू पॉइंट के ऊपर बेस नहीं है, ठीक है। इसी चीज के लिए हम उसको यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते। और जितने भी ओथ्स वगैरह होते हैं, ओथ हमेशा इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, हिपोक्रेटिक ओथ को फॉलो किया जाता है, वो चारक शपथ को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसी चीज के लिए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो ये बोल रहा है कि जब भी हम एक ओथ रेडी करते हैं तो हमेशा हमें रेस, कास्ट, जेंडर, क्रीड इन सबको साइड रखकर, मतलब हमें कभी भी इन सब चीजों को देखना नहीं चाहिए, हमें इन सबको साइड रखकर एक ओथ मतलब डिसाइड करना चाहिए। इसलिए हमें जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसी को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए जो हिपोक्रेटिक ओथ है वो हिस्टोरिकली जितने भी फिजिशियंस होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, सबके सब इसको लेते हैं ताकि वो एक्चुअली शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है उसको बहुत ही ऑनेस्टली हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखा किसने था? देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज हिपोक्रेट्स, जो कि फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन माने जाते हैं, उन्होंने इस चीज को लिखा था, ठीक है। और बोला जाता है कि इसी पर्टिकुलर बुक के अंदर, मतलब हिपोक्रेट्स के एक बुक के अंदर उन्होंने एक ओथ लिखा था, मतलब उस ओथ को ही यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है। नाउ दिस ओथ इज नॉट द ओरिजिनल वन, इसको काफी बार ऑलरेडी चेंज किए जा चुके हैं, और इसी ओथ को मतलब जो चेंज वर्जन है उसी चीज को यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे ओथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर चेंज करके चारक का जो शपथ है, यानी कि चारक का जो ओथ है उस चीज को लाने की बात की जा रही है, बट उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली काफी सारी आवाज भी उठ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो ओथ होता है वो ह्यूमन बींग्स के बेटरमेंट के लिए होता है, ठीक है। मतलब उनकी जो क्वालिटीज है उनको बाहर लाने के लिए होता है। तो जो मॉडर्न साइंस का जो ओथ है वो हिपोक्रेट्स के अंदर आता है, वो चारक के ओथ के अंदर नहीं आता है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो मैं चारक का ओथ हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी हिपोक्रेट्स का उसी को फॉलो करने दो। और उनका स्टेटमेंट ये है कि जो चारक शपथ है, यानी कि बेसिकली जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो इसके अगेंस्ट है, वो ये बोल रहे हैं कि जो चारक शपथ है वो रीजनलिज्म पे बेस्ड है, मतलब रीजनलिज्म को सिंपल वर्ड्स में वो इंडिया का है, इसलिए सब मतलब सब बोल रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर उसको यूज करना स्टार्ट कर दो। बट दिस शुड नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज एक इंटरनेशनल लेवल पे एक टाइप का सिमिलैरिटी होना चाहिए, एक टाइप का इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रैक्टिस जो चल रही है उसी चीज को हमें चलते रहने देना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर कभी भी बायसनेस नहीं लाना है, ठीक है। डोंट जस्ट फील बायसनेस कि जस्ट बिकॉज चारक जो थे वो इंडिया के थे इसलिए हमें इंडिया का ओथ यूज करना है, या फिर हिपोक्रेट्स जस्ट बिकॉज काफी दिनों से चल रहे हैं इसलिए उनका मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। द पॉइंट इज कि यू नीड टू लिसन टू बोथ द व्यू पॉइंट्स, और उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो नेशनल मेडिकल जो कमीशन है, दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर चारक शपथ जो है
यहाँ पर वुमेन पेशेंट्स को और जो वुमेन के जो जितने भी डिफरेंट टाइप के जेंडर वगैरह है उनको यहाँ पर प्रॉपर इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको याद होगा लेटर वैदिक पीरियड के अंदर प्रॉपर वुमेन की इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा सुपरस्टिशन के ऊपर बेस्ड है, ये सब मतलब बोला जाता है, यही सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है इसी कारण हम चारक शपथ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज स्पेशली ओथ के लिए, ठीक है। इसलिए वो जितने भी साइंटिफिक मेथड्स जो कि अभी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर यूज होते हैं उनको हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो आईएमए है यानी कि जो मेडिकल एसोसिएशन है वो ये बोल रहा है कि अगर हमने चारक का ओथ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया तो जो ग्लोबल मेडिसिन है उससे हम कहीं ना कहीं साइड हो जाएंगे, स्पेशली जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन वाला टाइम है वो साइड हो जाएगा, बिकॉज चारक के अंदर मॉडर्न मेडिसिन का कोई बात ही नहीं है, वहां पर सिर्फ एंशिएंट यानी कि स्पेशली देखिए वहां पर सिर्फ एक ही चीज की बात की जाती है, दैट इज आयुर्वेदा। वो सिर्फ यहाँ पर आयुर्वेदा की बात करते हैं, हर एक डिजीज को वो आयुर्वेदा से क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसी बात पे बहस चल रही है, ठीक है। तो यही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है वो पीछे की तरफ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर बनाया किया गया, और जो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने रिसेंटली एक मीटिंग की थी और उसी मीटिंग के अंदर ये सजेस्ट किया था कि हमें इस ओथ को रिप्लेस कर देना चाहिए और जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसको चेंज करके चारक ओथ में लाना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया कि जो हिपोक्रेटिक ओथ है वो स्टूडेंट्स को ये बोलता है कि आपको जो जितने भी मेडिसिन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बहुत ही कॉन्शियस मतलब अपने जो आपकी अंतरात्मा है उसके साथ आपको फॉलो करना चाहिए, अपनी डिग्निटी के साथ, मतलब आपको हमेशा डिग्निटी को ध्यान रखना है, अपना भी पेशेंट्स का भी, और सेकंड चीज ये है कि पेशेंट की हेल्थ को हमेशा फर्स्ट रखना है, और प्लस सेकंड चीज और उनकी प्राइवेसी को हमेशा मेंटेन रखना है, उनकी प्राइवेसी को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। ये सब हिपोक्रेटिक ओथ के अंदर आता है। अगर आप चारक ओथ के बारे में बात करेंगे, चारक ओथ यहाँ पर ये बोलता है कि हर एक जो बच्चे हैं जो कि डॉक्टर्स के लिए परस्यू कर रहे हैं उनको ये बोलता है कि आप जो भी आप ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं ऑलवेज डू इट ऑन द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड बेस्ट ऑफ योर जजमेंट, ठीक है। जो भी मतलब आपको सबसे सही लग रहा है उसी चीज पे आप डिसीजन लीजिए। जितने भी आप क्योर वगैरह कर रहे हैं ऑलवेज ट्राई टू क्योर की इस तरीके से आपको क्योर करना है कि जो पेशेंट है उसको मतलब ठीक भी करना है और साथ में उसकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है। देखिए तो आपने कुछ सिमिलरिटीज वगैरह देखी है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस वगैरह हैं, इसी चीज के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो इमर्ज हुई है, ठीक है। हिपोक्रेटिक ओथ की अगर आप अगर बेसिक आउटलाइंस देखेंगे तो ये एक टाइप का एथिकल कोड है जो कि डिफरेंट जो फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि एमबीबीएस करने जाते हैं उनको ये ओथ लेना होता है, ठीक है। एंड इट इज सेड कि ये हिपोक्रेट्स नाम के एक पर्सन जो कि फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन है उन्होंने ये चीज दिया था, और इस हिपोक्रेटिक ओथ को टाइम टू टाइम वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन नाम की एक बॉडी है वो उसको रिवाइज करता रहता है, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद देयर वाज अ डिक्लेरेशन इन जेनेवा जो कि है स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर 1948 के अंदर ये डिक्लेरेशन हुआ था, जेनेवा कन्वेंशन इसे बोलते हैं। उसी के अंदर हिपोक्रेटिक ओथ को एक्सेप्ट कर लिया गया था एज अ इंटरनेशनल टाइप का एक टाइप का बेसिकली इंटरनेशनल प्रैक्टिस की तरह उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, जहां पर बोला गया था जितने भी फिजिशियंस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेस हैं, हर एक को ये पर्टिकुलर ओथ लेना होगा, उसके बाद ही वो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, अब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो हमारा इन सब चीजों को अगेंस्ट में है, मतलब वो बोल रहा है हिपोक्रेटिक ओथ को चेंज ना करो, अगर इसकी हम बात करें तो एक टाइप का पहली बात तो एक नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं उन सबका, और ये डॉक्टर्स के इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रख के काम करता है। और इसका स्टार्टिंग में 1928 में जब इसको बनाया गया था, इसका उस टाइम नाम हुआ करता था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, बट इसका नाम ऑब्वियसली चेंज करके इंडिया मेडिकल एसोसिएशन रख दिया गया था। यहाँ पर वो ऑल वर्ड जो उसको ड्रॉप कर दिया गया था, और ये एक टाइप की सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया था, जहां पर जो सोसाइटी एक्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। ये हो गया हमारा आईएमए के बारे में। अगर हम जो वर्ल्ड का मेडिकल एसोसिएशन है उसके बारे में थोड़ा सा समझे तो एक टाइप का इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लेवल का एक कॉन्फेडरेशन है, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो एक साथ आकर वो यहाँ पर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का ये इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है। अब जितने भी वर्ल्ड के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के फिजिशियंस वगैरह हैं वो सबके सब इसको मतलब अंदर आते हैं और खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1947 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके अलावा अभी अगर देखा जाए तो टोटल 115 से ज्यादा नेशनल मेडिकल एसोसिएशन है, यानी कि 115 से ज्यादा टोटल कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का पार्ट बन चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ ये देखिए, ये जो लास्ट वाला ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जहां पर ये बोला गया है टोटल 54 चाइनीज एप्स को रिसेंटली बैन कर दिया गया। समझते हैं इसको। देखिए आज ही के दिन 14 फरवरी को इंडिया ने 54 चाइनीज एप्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, और जो रीजन दिया गया है दैट इज कि इंडिया की सिक्योरिटी को ध्यान में रख के सब किया गया है, ठीक है। इंडिया का जितना भी जो अपना खुद का पर्सनल सिक्योरिटी है उन सब चीजों को ध्यान में रख के सब किया गया है। मेन जो ब्लेम लगाया गया वो ये लगाया गया है कि जितने भी एप्स वगैरह है वो सबके सब कहीं ना कहीं क्रिटिकल परमिशंस मांगती हैं और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जो डेटा वगैरह है वो सब कलेक्ट करती है। नाउ देखिए, इसको आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, इंडिया जो है एक जो जितना भी इंटरनेट वाली चीजें हैं उसके अंदर डेटा लोकलाइजेशन का जो मेथड है उसको फॉलो करता है। व्हाट इज दिस डेटा लोकलाइजेशन? सिंपल वर्ड्स में समझिए तो डेटा लोकलाइजेशन के अंदर ये बोला जाता है कि जितने भी हमारे डेटा है जो कि इंडिया के अंदर जो इमर्ज हो रहा है, यानी कि जितने भी इंडिया के लोग हैं उनका जितना भी डेटा है वो सब के सब इंडिया के अंदर के सर्वर्स के अंदर रहना चाहिए, कभी भी ये डेटा इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब हम ट्रांस बाउंड्री ट्रांसफर ऑफ डेटा के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। आई होप आप
ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए कि हम यहाँ पर जितना भी डेटा है वो इंडिया के अंदर रहना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि जितना डेटा ये 54 एप्स जो कलेक्ट करता है चाइना के एप्स, वो कहीं ना कहीं बाहर के सर्वर्स के अंदर मतलब जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे डेटा को, जो डेटा वायलेशन, जो हमारा डेटा का जो लोकलाइजेशन पॉलिसी है उसको वायलेट करता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके कारण ये पर्टिकुलर एप्स को यहाँ पर बैन किया गया है। अब बहुत सारे एप्स हैं, ऑब्वियसली आपको ये सब मालूम ही होगा कि जो ब्यूटी कैमरा वाला कुछ एप्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है वो गैरेना फ्री फायर, इससे पहले आपको याद होगा पबजी नाम का एक जो गेम था उसको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया था। यहाँ पर सेकंड जो गैरेना फ्री फायर है उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर स्टेप लिया गया है, इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है, ठीक है। ऐप लॉक जो टेंसेंट का जो एक्स ड्राइवर है, जितने भी डिफरेंट टाइप के ऐप जो एप्स थे 54 एप्स थे, उन सबको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा जून 2021 के अंदर भी इंडिया ने 59 चाइनीज जो एप्स थे जो उन सबको बैन कर दिया था, जिसके अंदर टिकटॉक, वीचैट, हेलो नाम के कुछ एप्स थे जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, ठीक है। और रीजन क्या दिया गया था, सेम रीजन वाज देयर कि इंडिया की सॉवरेनिटी एंड जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डालता है, ठीक है। टोटल मिलाकर अब तक 321 एप्स को यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है, और ये तब से स्टार्ट हुआ जब मई 2020 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर के टेंशन थे वो स्टार्ट हो गए थे। आपको याद होगा जून 2020 के अंदर जब हमारा गलवान वैली के पास जो इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ था, तब से ये चीज एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, तब से इंडिया ने बहुत सारे बैन्स वगैरह करने स्टार्ट किए थे, एंड दिस इज एक्चुअली राइट स्टेप, बिकॉज आपको याद होगा उस टाइम काफी ज्यादा एक टाइप का मूवमेंट चला था कि बैन चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसके अगेंस्ट किया गया था। तो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को तो बैन किया गया था, साथ में जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं बैन किया गया था, ठीक है। और उसके बदले में जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन ऑल्टरनेटिव सामने आ रहे हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम से लेनी है कि अगर आपको किसी भी ऐसे एप्स को बैन करना है इंडिया के अंदर, तो विच लॉ यू शुड यूज, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है हमारा, उसके अंदर सेक्शन 69A है, वो इस चीज के बारे में बात करता है कि कोई भी ऐसा ऐप, कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा इंटरनेशनल चीज जो कि एक टाइप का सॉफ्टवेयर वगैरह है और वो हमारे डेटा को यहाँ पर लीक कर रहा है, उन सब चीजों को आप सेक्शन 69A के ऑफ IT एक्ट के अंदर जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर आप उस चीज को बैन कर सकते हो, इंडिया के अंदर उसको यूसेज को रोक सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो गलवान वैली है, उसके बाद जो पैंगोंग सो एक का एरिया है, वहां पर हमारा जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर इंक्रीज हो गया था, उसके कारण ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और आपको एक चीज और याद होगी, चाइना जो है लगातार डिफरेंट टाइप के क्लेम्स कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और जो डिफरेंट आसपास के एरियाज है उन सबके ऊपर क्लेम करता रहता है। तो उन सबके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं इंडिया का एक राइट स्टेप है, ठीक है। और सेकंड चीज ये भी है कि दोनों ही साइड्स ने, इंडिया और चाइना दोनों ने ही अपने डिप्लॉयमेंट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया था, स्पेशली बॉर्डर के एरियाज में, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स थी और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। और इट वाज 15th ऑफ जून जिस दिन गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, एंड दैट वाज द डे एक्चुअली जिस दिन से इंडिया ने ये स्टेप्स लेने स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ये थे हमारे चारों टॉपिक्स। आई होप आपको चारों टॉपिक्स प्रॉपर्ली डिटेल के अंदर काफी समझ आ गए होंगे। आज के कुछ क्वेश्चन है जिसे आप रिवीजन के फॉर्मेट में देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, कुछ क्वेश्चन को आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। सेकंड क्वेश्चन इज कि जो अफगानिस्तान है इज एट द बॉटम ऑफ द डेमोक्रेसी इंडेक्स फॉर द 2 ईयर इन ए रो। ये आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में बताना है कि क्या पिछले 2 साल से अफगानिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स के बॉटम पे है या फिर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन अगेन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, जहां पर स्टेटमेंट ये है कि द स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स इज एंटायरली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो चारक संहिता है डील्स विद सब्जेक्ट, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हिपोक्रेटिक ओथ वाज रिकॉग्नाइज्ड एट द इंटरनेशनल लेवल बाय व्हिच कन्वेंशन, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच एक्ट हैज बीन यूज्ड टू बैन द चाइनीज एप्स इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वाड। देखिए आपको याद होगा क्वाड की जो 4 मेंबर्स कंट्रीज है दे आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है। चारों कंट्री आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वाड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन वाज कि ट्रू फॉल्स के फॉर्म में था, जहां पर स्टेटमेंट ये था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इट वर्क्स इन अफगानिस्तान विद द हेल्प ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। नहीं, देखिए आपको याद होगा ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हमने बात की थी कल कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वहां पर काम ही इस शर्त के ऊपर करता है कि वहां पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो तालिबान गवर्नमेंट है, वहां पर बीच के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, बीच में नहीं आएगी। तो थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द लेस अकरेंस ऑफ स्नोफॉल इन श्रीनगर दिस ईयर। आपको याद होगा वो है बिकॉज ऑफ वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और वार्मिंग का सिंपल रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज कि टोटल बिल्टअप एरिया जो श्रीनगर के अंदर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया है बाय मोर देन 500%। दैट इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, आपको याद होगा। और इसके कारण जो टोटल हीट बजट है वो भी कहीं ना कहीं श्रीनगर का इंक्रीज हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप, जो नन्ना शाले वाला जो ऐप था उसका मेन एम क्या है, आपको याद होगा इसका मेन क्या है, माई स्कूल माई एजुकेशन। और इस चीज के थ्रू जितने भी स्कूल के एजुकेशन है स्पेशली कर्नाटक वाले पार्ट में उन सबको यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको और ज्यादा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस एंड सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।